आप सभी को मेरा सुप्रभात विद्यार्थियों। एनएसएल साइंस की 12th फिजिक्स विद्युत धारा का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया है। पिछले पार्ट में हमने प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में डिटेल से अध्ययन किया है। साथ ही साथ हमने विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर का भी हमने अध्ययन किया है। आइए आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध से। किससे प्रारंभ करेंगे? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से। तो यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, प्रतिरोध प्रतिरोध हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। क्या होता है प्रतिरोध? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं एक सेल का चित्र बना देता हूं। सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड। ये मैं सेल का चित्र बना दिया। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? कौन सा पदार्थ होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ उपस्थित होता है। ये हम लोगों को पता है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होता है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब बात करते हैं, यहां पर लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या लिखा है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल के अंदर क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो यहां पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा है। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक मतलब सेल के अंदर विद्युत अपघट्य पदार्थ है। विद्युत अपघट्य पदार्थ धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? आर से। यहां पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। अब हम बात करते हैं, ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है, कि अब हम देखते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार निर्भर करता है। तो सबसे पहला है विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता पर। सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करेगा, इसको हम लोगों को देखना है। तो यहां पर यदि हम विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ा दें, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ा दें तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले तो यह जानना है कि किस प्रकार निर्भर करता है और कैसे निर्भर करता है उसको भी देखेंगे। तो सांद्रता बढ़ाने पर, विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ा देंगे तो आर का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सांद्रता बढ़ाने पर धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और धारा के मार्ग में रुकावट अधिक होगा तो आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर यदि हम
विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाते हैं तो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ने पर सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, सीधा सीधा सेल का जो डायग्राम बनाया हूं, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी पर, इन दोनों के बीच की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करेगा, ये हम लोगों को देखना है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसमें भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में भी विचार करेंगे। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी यदि हम बढ़ा देते हैं तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो दूरी बढ़ाने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ की मात्रा क्या होगी, मात्रा बढ़ेगी, और मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित ही धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले अणुओं की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। और धारा के मार्ग में रुकावट यदि अधिक होगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। चौथा है विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, इस पे भी निर्भर करेगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। कैसे निर्भर करेगा और किस प्रकार निर्भर करेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड है जिसका भाग विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या हुआ है, डूबा हुआ है, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रोड का भाग विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबा है उसको यदि हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोडों का यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो भाग विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबा हुआ है, तो उस स्थिति में R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये हो गई इसकी निर्भरता। कैसे कम हुआ उसका कारण भी है। यदि हम विद्युत अपघट्य पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। संख्या बढ़ने के कारण R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथी निर्भरता है ताप पर निर्भर करता है। यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो सेल के अंदर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, कौन सा पदार्थ, विद्युत अपघट्य पदार्थ, और विद्युत अपघट्य पदार्थ का ताप यदि बढ़ा तो ताप बढ़ने पर इसकी श्यानता कम हो जाती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ की श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। श्यानता कम होने के कारण आयनों की गतिशीलता बढ़ेगी। श्यानता कम होने के कारण क्या हो जाती है, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। और आयनों की यदि गतिशीलता बढ़ गई तो निश्चित ही R का मान क्या हो जाएगा, R का मान कम हो जाएगा। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है। कितने कारकों पर, 4 कारकों पर। और ये भी बता देता हूं सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है विद्यार्थियों, सेल का अभिलाक्षणिक गुण है। सेल का क्या है, अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है इसका मतलब सेल के अंदर के कारकों पर निर्भर करेगा। सेल के बाहर क्या हो रहा है परिपथ में, उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो सेल का एक अभिलाक्षणिक गुण है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करेंगे।
सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर एक हम सेल ले लेते हैं। ये सेल है, ये सेल का धन सिरा ऋण सिरा, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, और पिछले क्लास में हमने पढ़ा है विद्युत वाहक बल E। इस सेल को बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है। बाह्य प्रतिरोध R ले लेते हैं, जिससे बाह्य परिपथ में धारा I प्रवाहित होती है और बाह्य प्रतिरोध में के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V। ठीक है, ये मैं विद्युत परिपथ बना दिया, इसके बारे में अभी हम लिख लेते हैं। माना सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। विद्युत वाहक बल पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है और आंतरिक प्रतिरोध इसके पहले के पेज में पढ़ा है। सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसके साथ बाह्य प्रतिरोध R जोड़ने पर, बाह्य प्रतिरोध R जोड़ने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V है। हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम का नियम, इसी चैप्टर में हमने ओम का नियम पढ़ा। ओम का नियम R इज इक्वल टू क्या होता है, V अपान I। यदि I इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा, V बाई R। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, ओम के नियम से परिपथ में प्रवाहित धारा ओम के नियम से आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपान R। इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हो गया। परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल जो सेल का है कितना है, कैपिटल E माने हैं। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध में बाह्य प्रतिरोध भी है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, यहां पर भी जो विद्युत वाहक बल लिए हैं वो भी एक प्रकार का विभवांतर ही है। ये भी हम पिछले वीडियो में देखे हैं। तो एक प्रकार का विभवांतर, उसके जगह मैंने लिखा है कुल विद्युत वाहक बल और बटे प्रतिरोध। तो यहां पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये भी विद्युत धारा का एक फार्मूला होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत धारा I इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल E, ये मैंने लिखा है E, और कुल प्रतिरोध R प्लस R। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहां पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से ध्यान देना, समीकरण 1 इसका LHS भी I है, समीकरण 2 इसका LHS भी I है, तो RHS दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसका RHS है V बाई R, इसका RHS है V बाई R, और इसका RHS है समीकरण 2 का E बाई R प्लस R, E अपान R प्लस R। तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इससे, तो V का गुणा R से, फिर V का गुणा स्मॉल r से, V स्मॉल r, R का गुणा E से, क्या हो जाएगा E इंटू R।
यहां से वी आर को इधर पक्षांतर कर देते हैं, वी स्मॉल आर बराबर ई कैपिटल आर माइनस ये प्लस है, इधर पक्षांतर होगा तो वी आर इज इक्वल टू, यहां से कैपिटल आर कॉमन है दोनों पद से, ये कैपिटल आर कॉमन, ये बचेगा ई माइनस वी। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई माइनस वी, इस v को यहां पर बटे v लिख सकते हैं, पक्षांतर करेंगे तो इस v को इधर पक्षांतर करेंगे। r इज इक्वल टू कैपिटल आर e अपान वी माइनस वी अपान वी, ये जो v है इसको दोनों टर्म के अपॉन में लिख सकते हैं, ये आ जाएगा r e अपान वी माइनस वी अपान वी कटेगा, यहां पर आएगा 1, तो ये आ गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला प्राप्त हो गया। क्या मिला? स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। ये किसके लिए सूत्र हो गया? सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। तो यहां पर लिखना है यही सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। यदि एग्जाम में आंतरिक प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए पूछेगा, तो यहां तक हम लोगों को क्या करना है? निगमन करना है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपान वी माइनस 1। तो ये हो गया सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र। अभी इसी में मैं नेक्स्ट पेज लेता हूं, ध्यान देना विद्यार्थियों। यहां पर जो फार्मूला आया है सेकेंड पेज में, ये आया था I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर। इस फार्मूले से हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। समीकरण 2 से अभी सेकेंड पेज में देखें, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आया था I इज इक्वल टू कैपिटल E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। त्रिया गुणा करेंगे तो आई आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल ई। अब ओम का नियम या समीकरण नंबर 1 से v बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। तो इस आई इंटू आर की जगह क्या रखेंगे? v रख देंगे इसके रिप्लेस में। तो v प्लस आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e। यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e माइनस आई इंटू आर। यहां से एक फार्मूला मिला है। इस फार्मूले से ये पता चलता है कि जो विभवांतर उत्पन्न किया है सेल परिपथ में, वो विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से क्या है? कम है। कितना कम है? आई आर इसमें माइनस में है, आई आर क्या है? माइनस आई आर है। तो विद्युत वाहक बल से आई आर क्या हो गया है? कम हो गया है। किसके कारण? यहां पर लिख देता हूं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण परिपथ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। जब हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, तो वहां पर मैंने लिखा था कि सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से बड़ा होता है। तो क्यों बड़ा होता है? उसका कारण है ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू आ रहा है। इस फार्मूले से पता चलता है कि टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होता है? छोटा होता है। अपोजिट बोलेंगे तो विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर से क्या होता है? बड़ा होता है। किसके कारण होता है ये सब? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण होता है। इसको मैं लिख लेता हूं। पिछले फार्मूले में हमने लिखा था, फार्मूला नंबर ये समीकरण नंबर 3 था, समीकरण नंबर 3। अभी जो आया है उसको मैं समीकरण नंबर 4 लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं? समीकरण नंबर 4। अब यदि
परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो, परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो, परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो, सीधा सीधा I इज इक्वल टू 0। मैं इसके पहले वीडियो में भी बताया था कि जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होता है तो कौन सा परिपथ कहलाता है? खुला परिपथ। कौन सा परिपथ? खुला परिपथ। तो समीकरण नंबर 4 से यदि हम I का मान 0 रख दें, समीकरण नंबर 4 से 4 में I का मान 0 रखेंगे तो V इज इक्वल टू E माइनस I के जगह पे 0 इंटू आर, तो V इज इक्वल टू E। यदि खुला परिपथ है तो उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत वाहक बल दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। इतना यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? सफिशिएंट है। एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल पढ़ा और इसी चैप्टर में हमने पढ़ा विभवांतर। तो यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। किसके किसके बीच? विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच अंतर अभी हम लोग देखेंगे, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच अंतर। तो सबसे पहले ध्यान देना, पहला अंतर हम लिखेंगे परिभाषा के आधार पर। किसके आधार पर? परिभाषा के आधार पर। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा यहां पर लिखना है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? अधिकतम विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। विभवांतर परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में अंतर, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव में अंतर ये कहलाता है विभवांतर। ये पहला अंतर हो गया डेफिनेशन के हिसाब से। दूसरा अंतर है विद्युत वाहक बल का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग विद्युत स्रोत के लिए किया जाता है। किसके लिए? विद्युत स्रोत, जैसे सेल, बैटरी, विद्युत स्रोत, सेल, बैटरी, जनरेटर आदि के लिए विद्युत वाहक बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत स्रोत जैसे सेल, बैटरी, जनरेटर आदि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विभवांतर शब्द का प्रयोग परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। किन्हीं भी दो बिंदुओं के लिए विभवांतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये दूसरा अंतर हो गया। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत वाहक बल जो है सदैव विभवांतर से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल विभवांतर से क्या होता है? बड़ा होता है। और उसके जस्ट अपोजिट लिखेंगे तो विभवांतर जो है विद्युत वाहक बल से सदैव क्या होता है? छोटा होता है। विभवांतर विद्युत वाहक बल से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। चौथा अंतर, यदि हम
परिपथ को भंग कर देते हैं। परिपथ भंग, परिपथ भंग करना से तात्पर्य है कि परिपथ को खुला कर देते हैं, विद्युत धारा के प्रवाह को हम तोड़ देते हैं। ठीक है, खुला परिपथ की बात कर रहा है। यदि परिपथ भंग करें तो भी विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है, विद्युत वाहक बल का अस्तित्व रहता है। तो यहां पर हमने लिखा भी है परिभाषा में, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब सेल कौन से परिपथ में होता है? खुले परिपथ में। तो इसका मतलब है कि विद्युत परिपथ भंग होने के बाद भी विद्युत स्रोत का जो विद्युत वाहक बल रहेगा उसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन यदि परिपथ को भंग कर दें तो जो दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर की बात कर रहे हैं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परिपथ को भंग करने पर उसका विभवांतर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये कितना अंतर हो गया? चौथा अंतर हो गया। अब बात करते हैं पांचवें अंतर का। पांचवा अंतर, सेल विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत वाहक बल बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। मैंने बताया क्यों निर्भर नहीं करता, बताया हूं कि विद्युत वाहक बल सेल का अभिलाक्षणिक गुण है, केवल उसके अंदर के कारकों पर ही निर्भर करेगा। सेल के अंदर के कारकों पर निर्भर करेगा, सेल के बाहर के परिपथ पर निर्भर नहीं करता है। जबकि विभवांतर जो है, विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। विभवांतर बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर कैसे करता है? बाह्य प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है? यह निर्भर करता है ओम के नियम से। ठीक है, V बराबर I इंटू आर पढ़े हैं। V बराबर क्या पढ़े हैं? I इंटू आर। तो यहां से हम देख सकते हैं कि विभवांतर जो है प्रतिरोध पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद छठवां है विद्युत वाहक बल के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसी चैप्टर में मैं बताया था आप लोगों को पहला ही भाग में इसका कि धारा प्रवाहित करने के लिए सेल या बैटरी की आवश्यकता पड़ती है। सेल या बैटरी जोड़ेंगे तो परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होगा और विभवांतर उत्पन्न होने पर धारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। जबकि इसमें धारा प्रवाहित होने पर, जब परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होने पर विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा? विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार हमने आज के क्लास में सेल क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के फार्मूले का निगमन हमने किया और साथ ही साथ विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या अंतर है हमने उसका विस्तृत अध्ययन किया है।